नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि व्यापारियों समेत हकूक धारियों को ध्यान में रखते हुए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार का मकसद है कि मंदिरों में बिजली पानी जैसी सुविधाएं हों। इसीलिए सभी से विचार विमर्श करके सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकार इस संशोधन के पक्ष में है। तो वो देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार अपनी बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर हमने तय किया है कि उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड जो अधिनियम 15 जून 2020 के गजट में अधिसूचित होने पर अस्तित्व में आया है। तत्समय में से 1.5 साल का समय व्यतीत हो गया है एवं 1.5 यात्रा काल का समय भी व्यतीत हुआ है। तो अधिनियम के अंतर्गत रावल, पंडे, पुजारी, हकूकधारी स्थानीय हितधारकों के पारंपरिक धार्मिक एवं आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात रहने के बावजूद भी इन पवित्र धामों के कतिपय हितधारकों के मन में संशय एवं अनिश्चितता प्रतीत होती है। लगातार इस प्रकार की बात आ रही है कि उनको लग रहा है कि कहीं सरकार इस पर कोई अपना अधिकार तो नहीं करना चाहती, जबकि सरकार का ये उद्देश्य नहीं है। सरकार का उद्देश्य है कि जो भी हमारे मंदिर हैं या धाम हैं उनकी व्यवस्था बनाने का, यानी कि उनके अंदर अच्छी बिजली की व्यवस्था हो, अच्छी पानी की व्यवस्था हो, अच्छे आवास की व्यवस्था हो, साफ सफाई हो और एक व्यवस्थित तरीके से चले। तो उसको लेकर चारधाम यात्रा उत्तराखंड राज्य के लिए आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है एवं उससे राज्य के सभी वर्गों का हित व विकास जुड़ा है। मेरा भी मानना है कि इस आर्थिक गतिविधि को नए आयाम देते हुए स्थानीय व्यवसायियों एवं हकूकधारियों के हकों के प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने देने से कोई नई व्यवस्था को खरा उतरना होगा। अतः सर्व हितधारकों से सभी से हमने विचार विमर्श किया है कि उपरांत हमारी सरकार सकारात्मक परिवर्तन संशोधन के पक्ष में है। अतः इस अधिनियम से हुई व्यवस्था परिवर्तन से हितधारकों पर हुए परिणामों का आकलन करने और व्यवस्था विचलन के विधिक परिणामों के आकलन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। हाई पावर कमेटी का गठन किया जा रहा है और समिति की संस्तुति के आधार पर चारधाम देवस्थानम बोर्ड की व्यवस्था के संदर्भ में अग्रिम। फोन हैकिंग मामले को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा है और सवाल भी पूछ रहा है। मॉनसून सत्र में जिस तरीके का हमला विपक्ष का देखने को मिल रहा है, पूरी तरीके से विपक्ष एकजुट है, सरकार से जवाब मांग रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और इसको कांग्रेस का चरित्र बताया है। साथ ही कांग्रेस पर देश के विकास में हमेशा बाधा डालने का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा है कि जब कांग्रेस को सदन में देश की विकास की योजनाओं के लिए चर्चा करनी चाहिए थी, तब कांग्रेस फिजूल के मुद्दे उठाकर सदन में कामकाज ठप करना चाहती है। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है, वो हमेशा देश में विकास में बाधा डालती है। देखिए, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब भी देश और राष्ट्र के लिए कोई बात होती है, देश की संसद के अंदर जब देश की तरक्की की बात हो रही थी, 130 करोड़ लोगों के लिए विकास की योजनाएं बननी थी, तो उससे ठीक एक दिन पहले जो है वो इस प्रकार की चीज़ लाए जिससे कि चीज़ें उलझ जाएं और उन पर चर्चा ना हो पाए, उन पर बहस ना हो पाए, जिससे कि जो है देश का जो विकास है उसको रोकने का प्रयास विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर। और देश के अंदर हमेशा से इनका इतिहास रहा है कि केवल विरोध के लिए विरोध करना, कोई ठोस तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, केवल विरोध के लिए विरोध करना है। और ये तो इतिहास रहा है, चाहे इंदिरा जी का समय रहा हो, चाहे चंद्रशेखर जी की सरकार गिराई हो, या अभी हालिया आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार में जो है उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं के विधायकों ने उन्हीं पर आरोप लगाए हैं। चाहे मुंबई के वो अध्यक्ष हमारे सूले उन्होंने, तो सभी मामलों में देखा गया है कि यह काम कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा से करते आए हैं और ऐसा कोई तथ्य नहीं है और ये सब बेकार की चीज़ें हैं, केवल और केवल बदनाम करने के लिए इस प्रकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर इसको देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन और चारधाम से संबंधित गतिविधियों में लगे लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है, जो कोविड-19 के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। इसको सरकार की तरफ से सौगात के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस राहत पैकेज से उन लोगों को मदद मिलेगी जिनका बहुत कुछ छिन चुका है और बेरोजगार हो चुके हैं।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड दौरे पर कल जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं। सिसोदिया रुड़की में कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस बात की जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी है। मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के अपने इस दौरे में प्रदेशवासियों को कोई बड़ी सौगात देने की घोषणा कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा है कि सिसोदिया के उत्तराखंड पहुंचने के इस कार्यक्रम का सबको इंतजार है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी रुड़की पहुंच रहे हैं, जहां पर वो जीवनदीप आश्रम में जो सतचंडी यज्ञ चल रहा है उसमें सहभागिता करेंगे और मां भगवती का आशीर्वाद लेंगे। उन्होंने ये जानकारी ट्वीट पर भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मन में एक प्रश्न है जिसको कल वो उत्तराखंड की जनता के साथ साझा करेंगे। विकास कार्यों को गिनाते हुए थराली से बीजेपी विधायक मुन्नी देवी शाह ने एक ऐसा बयान दे दिया जो उनके और उनकी पार्टी के लिए सिरदर्द बन बैठा है। अब विधायक थराली मुन्नी देवी शाह के इस बयान से जहां विपक्षी कांग्रेस और अन्य दलों को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, वहां स्थानीय लोगों और विपक्ष के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों विधायक मुन्नी देवी शाह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि उनके कार्यकाल में थराली विधानसभा में 11,000 किलोमीटर सड़कें काटी गई हैं। विधायक थराली के इस बयान पर अब विपक्ष भी फ्रंट फुट पर आकर इसको भुनाने की कोशिश में है। सोशल मीडिया पर इस बयान की जमकर आलोचना हो रही है। वहीं अब कांग्रेस के थराली से पूर्व विधायक डॉक्टर जीतन राव ने भी मुन्नी देवी के इस बयान पर चुटकी लेते हुए कहा है कि 11,000 किलोमीटर सड़क का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता के साथ छलावा है। विधायक मुन्नी देवी का वो विवादित बयान आपको सुनवाते हैं और कांग्रेस की तरफ से इस बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। के हैं और इतनी रोडें, अनगिनत रोडें मैंने PMGSY से इस विधानसभा में कराई है, जो कि 11,000 किलोमीटर मैंने रोडें कटाई है। और बहुत ज़्यादा हम मेरी PWD की भी रोडें 100% मैं इसको समझूंगी कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों का काम मैंने PWD में भी यहाँ पे किया है। और अन्य पुलों की मैं बात करूँ तो मैं अभी मेरे 8-10 पुल वर्ल्ड बैंक में बन रहे हैं। मीडिया को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समय समय पर थराली विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं, प्रदेश की समस्याओं को उठाते हैं और जो हम लोगों को भी इस ओर प्रेरित करते हैं कि क्षेत्र के विकास के प्रति विधायक की क्या जिम्मेदारी होती है, जनप्रतिनिधि की क्या जिम्मेवारी होती है। यहाँ पर जो माननीय विधायका जी का भी वक्तव्य आया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है कि मैंने 11,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण थराली विधानसभा के अंतर्गत किया है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य, मुझे लगता है कि चमोली जनपद का कुल एरिया लगभग 8,000 स्क्वायर किलोमीटर होगा और उसमें लगभग 2,500-3,000 ही लगाइए आप थराली विधानसभा का क्षेत्रफल होगा और उसमें 11,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कहां पर विधायका जी ने किया। क्योंकि विधायका जी का एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, वो क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है, वो जनता के लिए महत्वपूर्ण होता है और वो प्रदेश के शासन प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इस तरह से गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य कि मैंने वाई लूटने के लिए, लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। बयान भाजपा वाले देते रहते हैं। 11,000 किलोमीटर टोटल उत्तराखंड में सड़क नहीं है, तो श्रीमती मुन्नी देवी जी ने ये कहाँ बनाया है? हाँ, 111 मीटर सड़क उन्होंने नलगांव में अपने घर को बनाई है, उसी को शायद 11,000 मान रहे हो। किस तरीके से तो उनका विवेक है, वो कैसे बयान देते हैं, उनको उतना ही आता होगा तो उन्होंने उतना ही बयान दिया। और बाकी सरकार भाजपा की है, मुख्यमंत्री। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पहली बार ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोला गया है, जो कि जिले का पहला केंद्र है। इस केंद्र का शुभारंभ आज उत्तराखंड सरकार में पेयजल मंत्री बिशन सिंह जुपाल और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि पहाड़ों में इस तरह के केंद्रों से यहाँ के बच्चों को अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी। आज तक यहाँ के छात्रों को मैदानी क्षेत्रों में जाना पड़ता था, लेकिन अब इससे उनको काफ़ी फायदा मिलेगा। विधानसभा उपाध्यक्ष ने इसको अल्मोड़ा के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि आज के समय में ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता बढ़ गई है, जो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए एक अच्छा प्रयास है। अल्मोड़ा के लिए ये पहली बार जो ऑनलाइन परीक्षा हो रही है, इसके लिए अल्मोड़ा जनपद के लिए जो यहाँ के युवा हैं, जो यहाँ के छात्र हैं, इनके लिए बहुत सौभाग्य है यहाँ का भी एक विषय आज का जो है। इससे क्या होगा कि समय बचेगा। समय बचने के साथ साथ ही जो बच्चे यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे, देहरादून नहीं जा सकते थे, यहाँ से हल्द्वानी नहीं जा सकते, वह घर में ही यहाँ पर बैठ के अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। के द्वारा जो हमारे ऑनलाइन परीक्षा देने का जो कार्यक्रम यहाँ पर अल्मोड़ा में हुआ है, ये हमारे छात्र और छात्राओं के लिए, यहाँ के बहुत जो टैलेंट है जिन लोगों में, उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। टैलेंटेड हमारे छात्र अल्मोड़ा में बहुत टैलेंट की कमी नहीं है, और तो उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। स्ट्रेंथ का यहाँ पर ये परीक्षा केंद्र खोला गया है। 192 लग गए हैं कि नहीं, बाकी 2 जिले में लगने वाले हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही पूरे हमारा उत्तराखंड कुमाऊँ के लिए विशेषकर, नहीं केवल अल्मोड़ा, लेकिन कुमाऊँ के लिए बहुत अच्छा सौभाग्य होगा और बच्चों को आगे। देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार चार्ज संभालते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल जिलाधिकारी ने दून अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में उन्हें काफी खामियां देखने को मिली। वहीं जिलाधिकारी ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए की जा रही तैयारियों की सीएमओ और प्राचार्य से जानकारी ली। उन्होंने इमरजेंसी में मरीजों को उपचार ना दिए जाने, बुलाने के बावजूद डॉक्टरों के ना आने, मरीजों और उनके तीमारदारों से अभद्रता किए जाने की शिकायतों पर नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सभी स्टाफ मरीजों और तीमारदारों के साथ नरमी से पेश आएगा। तीसरी लहर, संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत मैंने कल दून अस्पताल है, जो यहाँ देहरादून का सबसे बड़ा अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उसका निरीक्षण, औचक निरीक्षण मैंने किया। और मेन हमारा एम्फेसिस ये है कि किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, खासकर तीसरी लहर के दृष्टिगत हमें पूरी तैयारी, पूरी मुस्तैदी के साथ हमें काम करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले तो जहाँ वहाँ पे जो बेड्स की फैसिलिटी है उसका जायज़ा लिया, और थोड़ी कमियां थी वहाँ पे, तो वो उसको मैंने सुदृढ़ करने के लिए बोला है, ताकि जो पुरानी जो हम लोगों ने सीख ली है फर्स्ट लहर, सेकेंड लहर से, वो हम उन मिस्टेक्स को दोबारा ना दोहराएं। ये मेरा इंटेंशन था। बाकी नीकू पीकू यूनिट्स और पीडियाट्रिक वार्ड का भी मैंने निरीक्षण किया। हरिद्वार में भाई जी के नाम से विख्यात पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता अमरीश कुमार का रात निधन हो गया। उनके निधन से उनके चाहने वालों को बहुत बड़ा झटका लगा है। उनका राजनीतिक जीवन में एक लंबा इतिहास रहा है। अपने साथियों के लिए मर मिटने वाले अमरीश कुमार उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे। अमरीश कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। पूर्व विधायक काफी समय से बीमार चल रहे थे और लगभग 2 महीने मैक्स अस्पताल में भी भर्ती रह चुके थे। उत्तराखंड के लक्सर में कोरोना के चलते रेलवे स्टेशन पर वेंडर्स के कारोबार पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। वहीं कोरोना की स्पीड धीमी पड़ते ही रेलवे द्वारा कुछ ट्रेनें संचालित की गई थी, जिससे कारोबारियों को थोड़ी सी राहत मिली थी। लेकिन अब मौसम की मार के चलते 40 से ज़्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जिसमें कुछ ट्रेनें लक्सर रूट से होकर जाने वाली थी। ऐसे में यात्रियों के सामने बड़ी परेशानी के साथ साथ अब वेंडरों को भी उनके कारोबार पर फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में कब तक व्यवस्था बनती है और कब ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे मंडल कोई फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो इंतजार है।
उधम सिंह नगर के सितारगंज में पहाड़ों से उतरने के बाद बरसाती नाले और नदियां अपने उफान पर हैं और लोगों की बस्तियों और घरों में पानी घुसता जा रहा है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाव के सहारे बाहर निकल रहे हैं। रात को नदियों ने इतना कोहराम मचा दिया कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। घर मकान सब जगह पानी का बसेरा है और अपनी जान बचाने के लिए नाव और ऊंचे स्थानों का सहारा ले रहे हैं। कोई घरों में तो बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, कोई घरों में आंगन में पानी भरा हुआ है और पानी की स्थिति इस समय जो है बहुत ही गंभीर वो मतलब गंभीर है। और इस समय सांप कीड़े इत्यादि जोग वगैरह वगैरह का बहुत ही ज़्यादा डर है यहाँ पर। के वजह से सांप कीड़ों के बहुत ज़्यादा डर है, इसलिए और सांप कीड़ों से सावधान रहे आप लोग। तो मतलब बहुत ही सुरक्षित रहने का कोशिश करें। और नकोलिया में और गुरुग्राम में अरविंद नगर में मतलब सांप के काटने से मौत हो गई है। मैं उपस्थित है अभी 12 बजे के बाद जब पहाड़ का पानी ऊपर से आया तो यहाँ पे 7 नंबर 8 नंबर में स्थिति ऐसी है कि हर घर में पानी है और कई लोग फंसे हुए हैं 7 नंबर 8 नंबर में। और शासन प्रशासन की बात करूं तो मैंने माननीय विधायक जी को तुरंत फ़ोन किया था और उन्होंने तत्काल तहसीलदार महोदय, फिर पटवारी, उसके बाद हमारे थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी सब लोग आए थे, सीओ साहब भी आए थे और आके घर घर जाके मुआयना करके देखा और कंडीशन बहुत ही दयनीय है। और अगर आगे ऐसे ही बारिश होता रहा पहाड़ में तो यहाँ की स्थिति बहुत ही रात के लिए खराब हो जाए। अभी हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही 1 घंटा पहले मंगलौर नगर पालिका परिषद में ऐसे कई घर मौजूद हैं जिनके सिर पर पक्की छत नहीं है। उत्तराखंड में बारिश से कच्चे घरों का क्या हाल होता है लगभग सभी जानते हैं और मंगलौर कस्बे में ऐसे कई लोग हैं, कई मकान हैं जो कि इस समय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके घर टूट चुके हैं, जहां पर गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। राज्य में 2 दिनों की बरसात से मकानों की कच्ची छत ढह चुकी है। पीड़ित मजदूर पूरी तरीके से बेघर हो चुके हैं। आपको बता दें कि हर साल नगर पालिका को करोड़ों रुपए का बजट आवंटित तो किया जाता है ताकि बेसहारा लोगों को इंदिरा आवास की योजना के तहत लाभ मिल सके, लेकिन लोगों का कहना है कि वो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, बावजूद उसके किसी ने आज तक उनकी सुध नहीं ली है। तो वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अजहर अली ने कहा कि जल्द ही आवेदन करने वालों को योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की जाएगी। हमारी भी ऐसे ही हर साल गिरती है और फिर घेर लेते हैं, फिर अब भी पन्ने वन्ने घेर रखे, अब भी चू रहा है और अब हम कहाँ जावे, क्या करेंगे। सरकार कभी भी नहीं बनवा के देती, हर साल फॉर्म भरते हैं, कभी भी कब आएंगे अब आएंगे, कभी भी नहीं भेजते पैसा वैसा कुछ ही नहीं। यहाँ पे मतलब जो कच्चे घर है, हमारे बड़े भी बरसों से यहीं पे रह रहे थे और हमारे बच्चे सो रहे थे यहाँ पे। बारिश जो हो रही है, कड़िया टूटी पड़ी है, सारा घर गिर गया है। अब बताओ हम कहाँ पे जाए इस हाल में। मजदूर आदमी बताओ, गरीब आदमी कहाँ से कैसे घर बनाएंगे। नगर पालिका के पीछे चक्कर काटते फिरे। अब नगर पालिका में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ये कह देवे अगर दिखावे भी तो क्या बनवाएंगे, हाँ जी करेंगे, आपका भी करेंगे, लारे दे के चले जाए। अब बनाएंगे तो कब करवाएंगे, गरीब आदमी कहाँ से करे, कहाँ से बनावे। जी अभी हाल में मैंने यहाँ नगर पालिका मंगलौर में चार्ज लिया है और इस मामले की भी मुझे भी जानकारी आज सुबह मिली थी, तो मैं स्वयं भी और अपने स्टाफ को ले जाकर के मौके पर देखूंगा इसमें क्या है मसला। जहाँ तक कच्चे मकान का सवाल है तो भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्कीम चल रही है लगातार 2017-18 से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी शहर के निवासियों से अपील करूंगा जिनका भी मकान इस प्रकार से है और वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मानकों को पूर्ण कर रहे हैं तो वो नगर पालिका में अपना आवेदन दे दें, हमसे संपर्क करें, हम उसमें शीघ्र कार्रवाई करें। उत्तराखंड के बागेश्वर कलेक्ट्रेट परिसर में खांकर संकीर्णा मोटर रास्ते के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हुए और पिछले कई दिनों से ग्रामीणों का ये धरना प्रदर्शन जारी है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बिना देरी के खांकर संकीर्णा मोटर मार्ग का निर्माण शुरू होना चाहिए। कार्य शुरू न होने पर ग्रामीणों ने आमरण अनशन करने की चेतावनी तक दे दी है क्योंकि उनको परेशानियों का सामना लगातार इसकी वजह से करना पड़ता है। इससे पूर्व हमने शासन प्रशासन को
हर बार सचेत करने की कोशिश की कि हमारे यहाँ सड़क मार्ग से जोड़ा जाए करके 2017-18 में हमारी रोड की सैद्धांतिक स्वीकृति हो रखी है। हम तब से लगातार प्रयासरत हैं कि हमारे यहाँ रोड निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए, लेकिन हमको हर बार निराशा हाथ लगी है। आज गांव के सभी लोग मजबूर होकर के इस जिला कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमको कोई संतोषजनक हल अभी तक का नहीं मिल रहा है, जिस कारण हम लोग उदासीन है, शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण। और आने वाले समय में हम इस सड़क मार्ग के लिए कुछ भी हमको करना पड़ेगा, चाहे आमरण अनशन हो, चाहे अन्य की जो कार्रवाई होगी उसके लिए हम लड़ेंगे। और हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम उस गाँव को भी सड़क और गाँव को सड़क से जोड़ना आवश्यक है। जब आज के समय में गांव बिना सड़क से जुड़े हुए किसी भी गांव का विकास नहीं हो सकता। प्राथमिकी आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।